स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज इस शुक्रवार की शाम यहाँ उपस्थित सभी देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, हमारे सभी रोटेरियंस, सभी जितने भी आमंत्रित अतिथि हैं सभी, और हमें बुलाने वाले, हमें आमंत्रित करने वाले AWGP ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार के यहाँ के सभी होस्ट मेंबर्स। साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी शब्द बड़ा डिफ़िकल्ट टाइप का लगता है क्योंकि है क्या आखिर। साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों एक कॉइन के दो हिस्से होते हैं। एक कॉइन पे अगर हेड है तो वो साइंस है, तो दूसरे पे टेल है तो स्पिरिचुअलिटी। दोनों मिल के से सकते हैं। मैंने जो पहली बात जो अपने गुरु से सीखी और जिसकी वजह से मैं उनके पास आया 1977-78 में, वो थी साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी पे तुमको काम करना है। बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे कि मैं मेडिकल का स्टूडेंट रहा हूँ, कार्डियोलॉजिस्ट रहा हूँ, MD मेडिसिन किया मैंने, और मैं DM करने जा रहा था कार्डियोलॉजी में, परंतु मुझे उन्होंने पकड़ के यहाँ बुला लिया, US से बुला लिया। तो ऐसा क्या देखा उन्होंने? तो साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी को कंबाइन करना, दोनों को मिलाना है। साइंस को स्पिरिचुअली व्याख्या करनी है, स्पिरिचुअलिटी की साइंटिफिक व्याख्या करनी है। इससे क्या होगा, दोनों मिल जाएंगे। अब दोनों मिलेंगे तो क्या होगा ये लास्ट में बताऊंगा मैं आपको। मैं शुरू में बीच में आपको इसकी व्याख्या करता रहूँगा। साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी एट वर्क प्लेस, द प्लेस वेयर यू वर्क एवरी डे इन रेगुलरली, द प्लेस वेयर यू आर स्टेशन बाय योर पोस्टिंग और बाय वट एवर इज योर पोस्ट, or place wherever you are present any time, that is your work place. आजकल तो घर में आदमी कंप्यूटर पे भी काम करता है, वो भी वर्क प्लेस है, और जब हम ऑफिस जाते हैं वो भी हमारे वर्क प्लेस है। वर्क प्लेस पे स्पिरिचुअलिटी को कैसे लाया जा सकता है? कैन वी ब्रिंग इट, कैन वी डिराइव इट इन सच ए वे दैट वी स्टार्ट rebuilding our inner structure in such a way that we start becoming more and more scientific and more spiritual. अब साइंटिफिक तो आप कहेंगे, साइंटिफिक तो हम हैं ही टेम्परामेंट के हिसाब से, साइंटिफिकली सोचते हैं, सब कुछ है, पर साइंटिफिक की परिभाषा में ज़रा अलग ढंग से समझाना चाहता हूँ। तो वी विल सी द फ्यू स्लाइड्स। मैंने ज़्यादा स्लाइड्स नहीं लाया हूँ आपको, आई डोंट वांट टू बोर यू डाउन विथ सो मेनी स्लाइड्स, बट जो हैं वो बहुत बढ़िया हैं। साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी एट वर्क प्लेस। Have you ever wondered why people behave the way they behave? कभी आपने सोचा कभी कि आदमी ऐसा बिहेव क्यों करता है जैसा दिख रहा है? कभी पत्नी से लड़ता है, कभी अपनी सबॉर्डिनेट सेक्रेटरी से लड़ता है, और कभी खुद ही अपने आप में जीवन में बड़ा स्ट्रेस में दिखाई पड़ता है। आज की जो स्ट्रेस है बेसिकली साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी के अभाव के कारण है, मेरा ऐसा मानना है। तो ये जो ऐसा है, इट इज़ बिकॉज दे लूज कंट्रोल ऑफ व्हाट इज नोन एज माइंड। मन को भूल जाता है, मन को छोड़ देता है, एंड रादर शी बिन स्पिरिचुअल, द बिहेवियर वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट। अगर वो स्पिरिचुअल होता तो शायद इसका बिहेवियर दूसरा होता। ये जो मैंने बोला है इस बात को मैं प्रूव करने की कोशिश करूँगा। स्पिरिचुअलिटी इज फर्स्टली एंड फॉरमोस्टली अबाउट कंट्रोल ऑफ माइंड। स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म, मन को कंट्रोल करने की विधा है। अध्यात्म, अधि आत्मानमिति अध्यात्म। आप में से कई लोग गीता से परिचित होंगे। मैं कुछ गीता के कोट्स भी दूंगा आपको आज यहाँ, और गीता से आपको परिचित भी कराऊंगा कि गीता कितनी सिंपल है समझने में, और यदि आप उसको जीवन का अंग बना लें तो आपकी स्ट्रेस 3/4 स्ट्रेस कम हो जाएगी आपकी। स्पिरिचुअलिटी इन फर्स्टली एंड फॉरमोस्टली अबाउट कंट्रोल ऑफ माइंड, एंड इट इज़ द माइंड विच फोर्सेज यू। मन हमें ज़बरदस्ती मोटिवेट करता है टू सी थिंग्स इन डिफरेंट वेज। हम चीज़ को डिफरेंट वेज में देखने लगते हैं, एंड कंपेल्स यू टू बिहेव इन डिफरेंट वेव्स, मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हेन वी लूज कंट्रोल आउट ऑफ इट। हम जब अपना कंट्रोल खो बैठते हैं तो वो आपको मोटिवेट करता है दूसरे ढंग से बिहेव करने में। इसलिए आपको
ये मन के ऊपर कंट्रोल करने की कला सीखनी पड़ेगी। तो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि ये जो मन है ये बड़ा चंचल है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथो बलवदृढ़म। अर्जुन कहता है कि मैं तो मानता हूँ ये बहुत ज़्यादा मजबूत है स्वभाव वाला और बहुत ही चंचल है, बहुत ही हिलता भी नहीं जरा सा भी। और जब मैं जमाने की कोशिश करता हूँ मन को तो मन जो है हवा में उड़ने लगता है, बहने लगता है। आपने भी कई बार देखा होगा कि मन जो है हमारा लग नहीं पाता, चाहे हम जप करने बैठे हों, चाहे हम ध्यान लगाने बैठे हैं, चाहे हम कोई काम करने बैठे हैं, तो मन चंचल है, मन चंचल है। तो भगवान कहते हैं ये जो है मन ये चंचल है, मैं मानता हूँ, बट अभ्यासेन तो कौनते वैराग्यण चिगृहीत है। ये अभ्यास और वैराग्य से पकड़ में आएगा। अभ्यास यानी प्रैक्टिस, वैराग्य यानी रिनंशिएट। प्रैक्टिस द positivism and renunciate the negativity. Practice the positivism, अभ्यास, और renunciate, छोड़ दो उसको, the negativity। इन दोनों को छोड़ दें तो आपका मन लगने लगेगा, मन एकाग्र हो जाएगा। मन को एकाग्र करने के लिए आपको धैर्य सीखना पड़ेगा, धीरज। भगवान कृष्ण ने गीता में एक बहुत सुंदर सा श्लोक कहा है कि हमारा मन जो है वो बड़ा वैसा होता है, पानी की तरह से होता है, इधर उधर जाता रहता है और हम उसको संभाल नहीं पाते, कंट्रोल नहीं कर पाते। उन्होंने कहा कि ये जो मन है, ये मन जो है दीप शिखा की तरह से हिलता रहता है ऐसे, जब कोई पंखा चल रहा हो या हवा हो, और जो दीप शिखा ऐसी जले जैसे कि हवा रहित स्थान में, तो बहुत सुंदर लगेगा, बहुत बढ़िया लगेगा। ये उनकी परिभाषा है भगवान कृष्ण की। और फिर वो कहते हैं कि अपने मन को धीरज के साथ संभालना सीखो, धीरज के साथ उसको कंट्रोल करना सीखो, धैर्य के साथ। तो ये जो मन है ये अगर हम कंट्रोल कर लें तो बहुत कुछ हो सकता है। और हमारा मन गड़बड़ाता क्यों है? ध्याय तो विषयान पुंस संगस्ते शुभ जायते। बहुत कठिन नहीं है संस्कृत। विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उसमें आसक्ति हो जाती है, और आसक्ति होते होते हम इच्छा, और इच्छा से फिर क्रोध उत्पन्न होता है। पहले तो इच्छा पैदा हो जाती है, आपकी किसी के प्रति आसक्ति हो जाए। मॉल में गए, मॉल में कोई चीज़ देखी, घर आए लौट करके और आपके मन में वही बैठी हुई है, तो आसक्ति हो गई। आसक्ति के बाद अब आसक्ति वो होती है जो आ तो सकती है पर जा नहीं सकती, अंदर ही अंदर आके बैठ जाती है वो। तो आसक्ति जो है जब आपके अंदर आ जाए और आपको परेशान करने लगे, तो आप समझ जाइए कि आपको पूरी तरह से अटैचमेंट उससे हो गया। अगले दिन आप जाएंगे और खरीद के लाएंगे उस चीज़ को, या आप 2-3 दिन के अंदर लेके आएंगे। आसक्ति से इच्छा पैदा होती है, और इच्छा से क्रोध। इच्छा में जब व्यवधान पड़ता है तो क्रोध पैदा होता है। इच्छा में कोई व्यवधान हो तो क्रोध है। किसी को कोई लड़की पसंद आ गई और लड़की मिलने में कहीं बाधा आ गई, तो फिर वो उसको गुस्सा आने लगता है। या तो लड़की पे आएगा, या लड़की के पेरेंट्स पे आएगा, या दोस्तों पे आएगा, सब पे आएगा, किसने बता दिया सबको। ये जो है, ये क्रोध जो है, ये सबसे बड़ी समस्या है आज की सबसे बड़ी इम्पेशंस और क्रोध। आगे बोलते हैं भगवान कृष्ण, क्रोधात् भवति सम्मोह। ये दूसरे अध्याय का 63वां श्लोक है। क्रोध से सम्मोहन पैदा होता है, मोह उत्पन्न होता है। मोह से स्मृति चली जाती है, मेमोरी चली जाती है। आप क्रोध करके किसी दिन देखिए, सबसे पहले तो आईने में अपना चेहरा देखिए। क्रोध करने वाले का चेहरा आईने में अगर देखे वो, तो ऐसा लगेगा जैसे कि कोई पागल सा आदमी हो बिल्कुल। और अगर आप क्रोध छोड़ दें, गुस्सा छोड़ दें, तो आप देखेंगे कि वास्तव में आपने मुस्कुराना शुरू कर दिया। जिस दिन से वो हंसना शुरू कर दिया, आपसे ज़्यादा सुंदर इस धरती पे कोई नहीं। जिस दिन से आपने क्रोध छोड़ दिया और जिस दिन से आपने मुस्कुराना चालू कर दिया। तो क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम। जो आपके अंदर जो मोह आया उसके साथ स्मृति चली जाती है, और स्मृति के भ्रमित होने पर बुद्धि का नाश होता है। इसके बाद बुद्धि का नाश हो जाता है। आपने देखा होगा रावण, बुद्धि का नाश हुआ, क्रोध आने से बुद्धि का नाश हुआ, तो उसने फिर जो ऐसे काम किए जिससे कि उसके अंत हुआ। बुद्धि के नाश से मनुष्य नष्ट हो जाता है, नष्ट। अब ये नष्ट हो जाना मतलब पूरी तरह से उस दिन से समाप्त, डिके होने की परंपरा चालू हो जाती है, नष्ट होने की परंपरा चालू हो जाती है। लगभग 50 वर्ष के आध्यात्मिक जीवन और देश विदेश में बताए गए वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के मेरे जो उद्बोधन है, उनके माध्यम से मैंने लोगों को जागृत करने के अपने जो वो हैं मेरे प्रयोग, उनके माध्यम से मैंने देखा कि वास्तव में ये एक बहुत बड़ी समस्या है। विषयान संगस्तेषु, विषयों में आसक्ति, और वहाँ से लेकर क्रोध तक, और विषयों अपने शरीर के नाश से लेकर आत्मशक्ति के नाश से। तो ये हमको बचाना पड़ेगा। स्पिरिचुअलिटी इज द मोस्ट अनरिकग्नाइज्ड।
इसको पहचाना नहीं जा सकता। अनएक्नॉलेज्ड, इसकी एक्नॉलेजमेंट भी नहीं दिया जा सकती कि हमें स्पिरिचुअल हो गए। अननोटिस्ड, किसी भी प्रकार से नोटिस नहीं की जा सकती। टूल इन कारपोरेट लाइफ, कारपोरेट लाइफ में ये तीन तरह की चीज़ें हैं, तीन तरह के जो गुण हैं वो दिखाई नहीं देते स्पिरिचुअलिटी के। हम पहचान नहीं पाते, हम ये नहीं जान पाते कि हमारे अंदर एक स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म है। लोग समझते हैं कि मैंने तिलक लगा लिया, मैं स्पिरिचुअलिटी आ गई मेरे अंदर, मैंने माला पहन ली तो माला की वजह से मेरे अंदर स्पिरिचुअलिटी है। नहीं, ये नहीं है, ये तो बाहरी टूल है, बाहरी, इसमें नहीं। फर्दर मोर इट इज मोस्ट मिसअंडरस्टूड आइडिया ऑफ मॉडर्न एज। जो इसके बारे में जो लोगों ने सोचा है वो मिसअंडरस्टूड आइडिया है आज की पीढ़ी का। ये जो दिस, पहला मैंने दिखाया आपको, दिस बाबा जी, बाबा लोग, कुंभ का मेला, अन्य चीज़ें जितनी दिखाई दे रही हैं आपको, ये सभी, एंड दिस लाइक दिस क्रॉसेस एंड वेरियस सिंबल्स ऑफ द हिंदू धर्म, दिस इज नॉट स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी में और इन तीनों चीज़ों में अंतर है, ये पहले समझने की कोशिश करके। स्पिरिचुअलिटी जो है वो सद्गुणों को, अच्छे गुणों को अपने जीवन में उतारने की और प्रैक्टिस करने की कला है। जिस दिन आप अच्छे गुणों को अडॉप्ट करने की प्रैक्टिस करते हैं तो आपके जीवन में भगवान स्वयं आने लगता है। चाहे वो हमारे ये एप्पल मैकिंटॉश एप्पल बनाने वाले हमारे वैज्ञानिक के मन में आया हो, और चाहे वो हमारे बिल गेट्स के मन में आया हो, और चाहे वो विभिन्न प्रकार के जो विद्वान हैं, विभिन्न वैज्ञानिक हैं, उनके मन में आया हो। ये तभी होता है जब हम अपने आप को अंदर से रिकॉग्नाइज करने लगते हैं हम कौन हैं। Since 1990 I have been traveling all over the globe and I have traveled to so many countries, 80 countries, and I had noticed that spirituality is found in many people, but they don't project it. वो दिखाते नहीं है मैं स्पिरिचुअल, जो दिखाते हैं वो स्पिरिचुअल नहीं है। जो ये सोचते हैं कि मैं आध्यात्मिक हूँ, वो स्पिरिचुअल नहीं है। इट इज़ नॉट स्पिरिचुअलिटी जो मैंने दिखाया अभी आपको। बिफोर मेकिंग देम अंडरस्टैंड व्हाट स्पिरिचुअलिटी इज, इन यूएस 62% ऑफ ऑल पीपल अंडर द एज ऑफ 30 साल से नीचे की उम्र वाले जितने भी लोग हैं, दे आर SBNR। SBNR का फुल फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है, स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस। रिलीजन में और स्पिरिचुअलिटी में अंतर है। रिलीजन इज समथिंग थ्रू विच यू आर रिकॉग्नाइज्ड कि भाई हिंदू है, ये क्रिश्चियन है, ये ऐसा है, ऐसा है, संप्रदाय के प्रति आपकी जो पहचान है। बट स्पिरिचुअलिटी इज इन ऑल द रिलीजन्स। स्पिरिचुअलिटी इज बियॉन्ड रिलीजन। स्पिरिचुअलिटी इज द कोर ऑफ रिलीजन। स्पिरिचुअलिटी इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ रिलीजन। धर्म का मुख्य केंद्र बिंदु अगर कोई है तो स्पिरिचुअलिटी। तो इस स्पिरिचुअलिटी को समझना बहुत जरूरी है, तब जाके हम साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी समझ पाएंगे। ये आई विल कम टू दिस लेटर। वर्क लाइफ बैलेंस वॉज मोर मैनेजेबल नॉट सो लॉन्ग अगो। बहुत पहले काम में और इनमें संतुलन बहुत मुश्किल नहीं था, बहुत आराम से हो जाता था। बड़ा बाजार के जो सेठ लोग यहाँ रहते थे कभी, वो लोग अपना घर का काम भी करते थे और काम करने के साथ साथ अपने घर का काम भी देखते थे, सामान भी लेके जाते थे, खरीद के भी आते थे। मतलब अब सब सिस्टम बिगड़ गया है पूरा। अब कंप्यूटर साइंटिस्ट जो है वो अपने घर में अपनी पत्नी को लेके बैठता है और उसके बाद जब जाते हैं दोनों ऑफिस, तो दोनों ऑफिस से लौटने के बाद सीधे झगड़ने लगते हैं, खाना तुमने क्यों नहीं बनाया। पति पत्नी आपस में लड़ने लगते हैं। तो पत्नी कहती है कि मैं नौकरी करूँ या मैं तुम्हारे पिताजी और माताजी को खाना खिलाऊं। ये मेरा काम थोड़ी है, तुम एक दिन तुम करके देखो ये। अब बस उसके बाद जो वॉर चालू होता है वो 6 मंथ्स के बीच में उनकी डाइवोर्स हो जाती है। जो लव अफेयर चालू हुआ था, जहाँ से शादी हुई थी, वो सब समाप्त हो जाता है। वाई? बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड। Now globalized and urbanized world, almost everybody is exposed to corporate culture, including housewives. हमारी housewives जो हैं, almost 90% of them, they watch TV, they watch WhatsApp, they watch Twitter वगैरह सब कुछ, मतलब आज सब कुछ उनकी रीच में है। और इसकी वजह से क्या हो गया है कि सारी की सारी जितनी भी बीमारियां हैं वो सब उनको लग गई हैं, हाउसवाइफ्स को भी और पतिदेव को भी, सास को भी और ससुर को भी, सबको। और ये क्या बीमारियां हैं? स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स, लैक ऑफ वाइटलिटी, क्राइसिस ऑफ फेथ, विश्वास का संकट, माइट इज राइट, प्रत्यक्षवाद, जो है वो है, वो मेरा भी होना चाहिए, प्रत्यक्षवाद,
एंड ओवर इंटेलिजेंस इन सेंसुअल प्लेजर्स, जो जिनमें आनंद आता है उन चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा, अब चाहे वो लिकर हो, चाहे वो सेक्सुअल प्लेजर हो, चाहे वो कोई किसी भी तरह का प्लेजर हो, उसमें आदमी इंडल्ज होने लगता है, लगने लगता है. इन्वेंशन ऑफ साइंस हैज मेड लाइफ मच मोर कंफर्टेबल एंड क्रिएटेड ए लॉट ऑफ वेल्थ. Wealth has been created, and definitely the world is facing to a paradox. दो तरह की चीज़ें हैं, पॉवर्टी भी है और वेल्थ भी है, but it has also generated many problems, solutions of which are now beyond the realm of science. ये अगर हम नहीं पहचानेंगे तो क्या होगा कि एक प्रकार की आर्टिफिशियल पॉवर्टी बढ़ती चली जाएगी. आर्टिफिशियल पॉवर्टी किस तरह की होती है मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में. ये जो मटेरियल प्रोग्रेस है, ये बैन है या बून है, या वरदान है कि अभिशाप है. ए रिवॉल्यूशन हैज़ चेंज द वे वी डू कॉमर्स एंड कम्युनिकेट. एक रिवॉल्यूशन आई हमारे यहाँ आईटी की, जिसने कि सब कुछ बदल दिया. द वे वी कम्युनिकेट टू ईच अदर वो बदल दिया. आज मैं ई बैंकिंग करता हूँ. सोशल मीडिया हैज़ रीशेप्ड आवर लाइफ स्टाइल. सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा बदल दिया हमारे जीवन को. और थिंग्स वंस कंसिडर्ड लग्जरी are not considered luxury now. They are considered as within the reach of masses, and everybody can use this. Everybody can use. सब कर सकते हैं उसको use. The boundaries are fading, economic, cultural and social. आज हमारी 10 साल की 12 साल की बच्ची जो है वो अगर स्क्रॉल करती है और वो व्हाट्सएप में जाती है या वो एसएमएस करती है या मेल करती है, तो आपके लिए वो अजीब बात नहीं है, ये नई बात नहीं है, ये सबके सब जानी मानी बात है. परंतु इन जनरल मटेरियल प्रोग्रेस ने हमारे लिए एक प्रकार से एक वरदान भी ला के रख दिया है, एक अभिशाप भी ला के रख दिया है. अभिशाप ये है कि उसकी वजह से हमें स्ट्रेस एंड स्ट्रेन बढ़ती जा रही है, हमें कई तरह की लतें लगती चली जा रही हैं. इनसे कैसे हम बदलेंगे? ऑल दीज फैक्टर्स आर क्रिएटिंग सॉर्ट ऑफ नेगेटिव कलेक्टिव कॉन्शियसनेस. एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, समूह चेतना जो बननी चाहिए वो वैसी बन रही है नेगेटिव, कि उससे ऐसा लग रहा है कि विच इज़ मेकिंग सोसाइटी मोर एंड मोर डेस्परेट. बहुत निराश होती जा रही है सोसाइटी, समाज बहुत निराश होता जा रहा है. क्यों? क्योंकि इच्छाएं पूरी नहीं होती. भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि इच्छा कभी पूरी नहीं होगी. कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्धि एनमिह वेरिणम. काम और क्रोध ये दोनों कभी समाप्त नहीं होने वाली इच्छाएं हैं. कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, रजोगुण को बढ़ाती हैं. रजोगुण 3 गुण होते हैं हमारे, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण. सत्वगुण बहुत कम में होता है. सत्वगुण जब आ जाता है तो हम बढ़ने लगते हैं, ऊंचा उठने लगते हैं. और रजोगुण जो है वो हमारे लालच को बढ़ाता है. तमोगुण जो है हमारे आलस्य को, प्रमाद को बढ़ाता है. तो ये जो है कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा, बहुत ज़्यादा खाने वाला है, कभी ना गाने वाला. महापापमा, महापाप पापी बनाने वाला है आपको. विद्येन में वेरिणम, इनको वेरी मान के चलना, इनको अपना शत्रु मान के चलना. तो वो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं. अब एक तथ्य बताता हूँ आपको. अब तो दिन रात पर ही आकर रुकता है. अब तो दिन रात पर ही आकर रुकता है. मुझे याद है पहले एक शाम भी हुआ करती थी. मेरे अपने ज़माने की बात याद करता हूँ मैं. एक शाम हुआ करती थी, हम कहते शाम को मिलते हैं, चाय पे मिलते हैं. नहीं, अब नहीं मिलते. शाम होती नहीं, अब सीधी रात होती है. और रात होती है और जाके सो जाते हैं चुपचाप. और हम लोग बहुत काम में बिजी हो गए, बहुत बिजी हो गए. इतने बिजी हो गए कि हमारा जीवन जो है अस्त व्यस्त हो गया. व्यस्त नहीं, अस्त व्यस्त हो गया. और इस अस्त व्यस्तता में हम अपने बच्चों को प्यार करना भूल गए, पत्नी को प्यार करना भूल गए, हम अपने दोस्तों को कॉल करना भूल गए. कल कर लेंगे, कल कर लेंगे. तो ये छूटता रहता है. ये जो शाम चली गई, ये कहाँ चली गई? कहीं नहीं चली गई. आपके दिन भर की जो बहुत बिजी आप हो गए हैं उसने खा ली आपकी शाम. और बहुत जल्दी जब आप जाते ही, जब बिजी थक जाते हैं तो सो जाते हैं, उसने खा ली आपकी शाम. तो शाम तो रहना चाहिए. गुलजार का लिखा हुआ है कि मुझे याद है पहले एक शाम भी हुआ करती थी. आउटकम ऑफ द सो कॉल्ड कॉर्पोरेट कल्चर कैन बी सीन इन द जनरल कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रेस सोसाइटी. स्ट्रेस सोसाइटी जो आज की तनावग्रस्त सोसाइटी है उसके अंदर देखा जा सकता है इसका प्रभाव. लैक ऑफ द व्हाट इज द फर्स्ट, लैक ऑफ सिंपैथी फॉर अदर्स. कोई कहे कि यार मेरे घर में तकलीफ है, तू मदद करेगा, तो आप कहते हैं मैं थोड़ा आज बिजी हूँ, मैं कल देखता हूँ, मैं कल आऊँगा, हॉस्पिटल आऊँगा, मदर को देखने आऊँगा, फादर को देखने आऊँगा. हम नहीं आ पाते. लैक ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट, हमारा इमोशनल डेवलपमेंट नहीं हो पाता. हम इमोशनली इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाते अपने आप को समाज के साथ, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ.
क्रॉस सेल्फिशनेस, हमारे अंदर एक स्वार्थीपन आ गया है कि हम अपने लिए सोचते हैं बस केवल। इमोशनल इनस्टेबिलिटी, भावनात्मक अस्थिरता, भावनात्मक दृष्टि से हम अस्थिर हो गए। हम कभी सोच नहीं पाते कि हमारी भावनाएं कैसी रहेंगी और हमें किस तरह सोचना चाहिए। बस ये जो इतने जो 4 मैंने दुर्गुण बताए हैं, ये आज की वर्क कल्चर की वजह से है। हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि इसका एंड रिजल्ट क्या होगा। तो एंड रिजल्ट इज अनएथिकल प्रैक्टिसेस फॉर प्रॉफिट्स। प्रॉफिट पाने के लिए हम अनएथिकल प्रैक्टिस करते हैं। टेंस वर्क प्लेस, हमारे कार्य करने की जगह जो है वो टेंशन से भर जाती है, स्ट्रेस से भर जाती है। लेग पुलिंग, पाँव खींचना, बैक स्टेबिंग, पीठ पे छुरा मारना, बिकमिंग ऑर्डर ऑफ द डे, एंड मोर इम्पोर्टेंटली मॉरल डिजनरेशन। आज हमारा दोस्त ही हमारे पीछे क्या कर दे हमें नहीं मालूम। हमने उसको दोस्त बनाया था, पार्टनर बनाया था, वो हमारे पीछे हमारे पीठ पे छुरा मार दे। डिसहार्मोनी इन फैमिली, परिवार में भी असमंजस्य, एंड स्ट्रेस, एंग्जाइटी एंड अल्टीमेट डिप्रेशन। ये 3 चीज़ें एक साथ चलती हैं। स्ट्रेस जो है, सस्टेन्ड स्ट्रेस जब बनी रहती है तो आदमी तनावग्रस्त हो जाता है, फिर उसकी काम की कैपेसिटी कम हो जाती है। काम करने का जो तनाव करने की वजह से काम करने का जो उसका स्वरूप है वो कम हो जाता है। जो आप देख रहे हैं स्ट्रेस, एंग्जाइटी एंड अल्टीमेट डिप्रेशन, ये डिप्रेशन इज द आउटकम ऑफ कंटिन्यूस एंग्जाइटी और कंटिन्यूस डिप्रेशन। आज 60 to 80% केसेस डॉक्टर्स के पास जो आते हैं वो एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन के आते हैं। और इस्केमिक हार्ट डिजीज़ और जितने भी ब्रेन स्ट्रोक और इन सब के जो केसेस आते हैं वो भी सब इसी वजह से होते हैं। तो बेसिकली वी कैन प्रिवेंट इट, बट अनफॉर्चुनेटली वी आर अनएबल टू डू इट। द नीड फॉर स्पिरिचुअलिटी एट वर्क प्लेस, इट में स्टार्ट, इफ इट मोस्टली स्टार्टेड विथ, देखिए आपने एनरॉन का केस सुना होगा, एनरॉन का केस सुना होगा, कैसे एनरॉन आया और एनरॉन के वजह से कैसे पूरे भारत में एक रिवॉल्यूशन सी आई। And the 2008 economical meltdown subsequently gave birth to the ethics consulting industries. इंडस्ट्री में जो एथिक्स थी वो उसके बारे में एक दुविधा सी पैदा हुई कि अब क्या होगा वर्क कल्चर का। मित्रों, देखते देखते हमने देखा कि हमारे टाटाज ने हमें अपने सबको निकाल दिया, साइरस को निकाल दिया। साइरस इज इन माई टच, साइरस मेरे से मिलता रहता है, मेरे से आशीर्वाद मांगता रहता है। मैं ये कहता हूँ भाई मेरे पास जो भी कुछ साइरस पावर है मैं तुम्हें दूंगा, पर सबसे बड़ी बात यह कि यू हैव टू ऑर्गेनाइज योर सेल्फ, यू हैव टू। तो उसने अपना वर्क सिस्टम ऑर्गेनाइज किया है। नेक्स्ट मंथ फर्स्ट वीक में उसका केस का निपटारा होने वाला है। Besides Cyrus, if you see Tatas, if you see Ambanis, if you see many other people whose life got spoiled because of the disharmony workplace पे, ये holism versus reductionism. Holism is spirituality versus reductionism. Reductionism is science. Whole is greater than some of its parts. The whole contains properties that cannot be discovered through the analysis of the parts. जो पूर्ण है वो पूर्ण ही रहेगा। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। Imagine our body as parts and you as a caretaker. You will never be able to fulfill the demand of your organs. आप कभी अपने organs की इच्छा पूरी नहीं कर पाएंगे. And limbs, if to be made individually, there is network pathology. नेटवर्क हमारा पूरा सिस्टम का बॉडी का बनता है, वो मिलकर के आपकी सब चीज़ों को पूरा करता है। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दी नेटवर्क। Science, which is based on reductionism, compartmentalization, has compartmentalized our lives, home and office. हमारा जीवन बदल गया, घर और हमारा ऑफिस, वर्क हमारा काम और हमारी हॉबी। हम बैडमिंटन खेलते हैं, हम वो खेलते हैं, पूल खेलते हैं, गेम खेलते हैं, हम गोल्फ खेलते हैं। तो हम थोड़ी देर के लिए हल्का होना चाहते हैं, हम 2-3 घंटे के लिए वहाँ चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट एवरी डे इफ यू गो, योर वर्क विल सफ़र, एंड इफ यू डोंट गो, योर हेल्थ विल सफ़र। दोनों चीज़ें हैं अगर आप नहीं करते हैं तो। नेसेसिटी एंड एम, आपकी नेसेसिटी क्या है, ज़रूरत क्या है, और आपका उद्देश्य क्या है। लाइफ बिटवीन 9 and 5 and 5 to 9 is disconnected, leading to withdrawal symptoms like office and fragile relationship at home. Life between 9 to 5, सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक का जीवन ये तय करता है कि आपका शाम से 5 से 9 के बीच का टाइम टेबल क्या है। आप खींच के मारे, मरे हुए, उदास से, लिस्टलेस,
एपेथेटिक वे में आप अपने घर जाकर खाना मांगते हो अपनी पत्नी से, तो आपको लगता है कि ये जीवन तो बेकार है, कि ये जीवन बेकार है, इससे तो अच्छा मर जाए तो अच्छा है। क्यों? काम करके आते हैं और पत्नी हमें सुनती नहीं, खाना नहीं बना के रखा हमारे लिए। और ऐसे जीवन में क्या रहकर क्या करना? ये जो जीवन है हमारा, ये इस तरह से कुछ हो गया है कि हम पूरी तरह से एपेथेटिक होते चले जा रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी ऑफर्स ए सॉल्यूशन। स्पिरिचुअलिटी एक मदद देती है आपको। वो कहती है कि इट ऑफर्स एस ए मेथोडोलॉजी टू डीपन अवर अवेयरनेस ऑफ अवर ह्यूमन इनर बीइंग। हमारे जो जीवन की जो मूल चीज़ें हैं, उन चीज़ों को कुरेदती है स्पिरिचुअलिटी, और कहती है कि इनको जानने की कोशिश करो। From this develops a change in the self in ways that are conducive to the kind of corporate culture we want today. What I want is that seeing the world developing corporate way, we should develop a corporate culture. And corporate culture should take care of the health of the corporate persons, should take care of the basic mental status of the person, and it should be a need of the society. ये सबके लिए एक जरूरत बन जाए कि कारपोरेट कल्चर में कारपोरेट के लिए जगह है कि नहीं। द मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज साइंस ऑफ रिफाइनमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। इट स्टार्ट्स विद कंटेम्पलेशन ऑफ डिविनिटी विद इन। हमारे अंदर जो देवत्व है उसके ऊपर चिंतन करना और अपने आप देवत्व को बढ़ाने की कोशिश करना, यहाँ से स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट होती है। बहुत सारे लोगों को भ्रम है कि मंदिर जाने से स्टार्ट होती है। मैं आज मैं जा रहा था कल कोलकाता शहर से, तो निकल रहा था तो बताया गोल मंदिर। बोले गोल मंदिर, यहाँ सारे कलकत्ता के बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े वो लोग जो हैं शाम के समय देखने को मिलेंगे यहाँ प्रणाम करते हुए, ये आशीर्वाद मानते हुए, ये कहते हुए कि और पैसे चढ़ाऊँगा और पैसे चढ़ाऊँगा। कुछ लोग अपनी जो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो माँ को पहना देते हैं, कहते हैं ये अगर हमें आशीर्वाद दे दे तो हम ये रिंग भी इसको समर्पित करते हैं। ये जो जितना भी चीज़ है ये मिसअंडरस्टैंडिंग इन द नेम ऑफ स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी अपने आप को बदलने से चालू होती है, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। इफ वी ट्रांसफॉर्म आवर सेल्फ द होल वर्ल्ड विल चेंज। सेल्फ रिस्ट्रेंट एंड सेल्फ डिसिप्लिन, अपने ऊपर अनुशासन, आर इनवेरिएबली एसोसिएटेड विथ लाइक द मटेरियल वर्ल्ड, द सटल एंड कॉजल वर्ल्ड ऑफ कॉन्शियसनेस कैन ऑल्सो बी मैनेज। जैसे आप जड़ जगत को बदलते हैं, आप कहते हैं कि हम एक पुल बना रहे हैं यहाँ से वहाँ तक, पूरा के पूरा हाईवे पाथ, पूरा फ्लाईओवर बना रहे हैं, करीब ये 30 to 40 माइल्स का होगा, तो वो बन जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अंदर अपने चेतन जगत में हम कॉन्शियसनेस के ऊपर अपना पुल नहीं बना पाते, हम उसके साथ संबंध नहीं जोड़ पाते। कारण क्या है? इट कैन नॉट बी हार्नेस्ड, या आप अंदर से खींच नहीं पाते अपनी शक्ति को। इसके लिए आपको मेडिटेशन सीखना पड़ेगा, इसके लिए आपको साधना सीखनी पड़ेगी, और साधना और मेडिटेशन की रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मिलेगा। स्पिरिचुअल बीइंग जो है इंद्रियाणी पराण्याहुर इंद्रियम्भ्य परमना मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परतस्तु सह। अब ये थोड़ा छोटा सा श्लोक है पर फिर भी बहुत कठिन है। शरीर से परे, शरीर से श्रेष्ठ इंद्रियां हैं, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, और मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, पर बुद्धि से भी श्रेष्ठ है आत्मा। देखिए भगवान ने 4 क्लासिफिकेशन दिए हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं शरीर के बाद इंद्रियां, इंद्रियों के बाद मन, मन के बाद बुद्धि, बुद्धि से भी परे आत्मा। हम सिकुड़ जाते हैं एक ही जगह, या तो इंद्रियों में सिकुड़ जाते हैं या हम मन में सिकुड़ जाते हैं, हम इससे आगे बढ़ नहीं पाते। हमें समझना पड़ेगा क्लासिफिकेशन 3rd चैप्टर में जो आया है। There are numerous fields of knowledge in this world, but the one that transcends all others is known as आत्मज्ञान। सबसे ज्यादा अगर कोई है तो आत्मज्ञान। आपने अपने बारे में जानना की कोशिश की कि नहीं? आत्मानम विद्धि, आत्मवरे ज्ञातव्य, आत्मवरे श्रोतव्य, आत्मवरे मंतव्य, आत्मवरे निध्यासव्य। मतलब उपनिषद का वाक्य कहता है कि अपने बारे में जानो, अपने मन को जानो, अपने अंतःकरण को जानो। आत्मा व अरे रे, तू अपने बारे में जानने की कोशिश कर। मंतव्य, अपने आप से मंत्रणा करो, अपनी बुद्धि को जानने की कोशिश करो, अपने अंतर जगत को जानने की कोशिश करो। यदि आप ये आत्मज्ञान जान लेंगे तो आत्मज्ञान के बाद फिर कुछ भी नहीं बचेगा, फिर तो आपका मन जो है पूरी तरह से सब दुविधाओं से मुक्त हो जाएगा। दिस इज सेट टू अनरेवल ऑल द मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ। जीवन के सारे रहस्य खोल देगा। अभी आपको लगता है बहुत सारे रहस्य अभी ओपन नहीं हुए हैं हमारे लिए। हम क्यों, कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कैसे हमको जीवन जीना है, ये आपको नहीं मालूम। या आप पूछते हैं, कई बार अपने आप से पूछते हैं, कई बार कोई महापुरुष आ जाता है तो उससे पूछते हैं। ये इसका जवाब देने की कोशिश करें आप अपने आत्मज्ञान से।
हमारे लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन में एक गैप है। साइंस और मटेरियल एग्जिस्टेंस जो है वो लेफ्ट में एग्जिस्ट करता है। ये जो मैं आपको बताना चाह रहा था, लेफ्ट ब्रेन ये, और ये जो है ये राइट ब्रेन है। राइट ब्रेन रैंडम थॉट्स पे चलता है, इंट्यूटिव पे चलता है, होलिस्टिक पे चलता है, सिंथेसाइजिंग, सब्जेक्टिव, लुक्स एट होल, सब चीज़ को पूर्ण रूप में देखता है। और जो लेफ्ट ब्रेन है वो लॉजिकल, आपने जैसे अभी मेरे पहले जो मन संचालन कर रहे थे उन्होंने लॉजिक की बात कही, उन्होंने लॉजिकल, सिक्वेंशियल, रैशनल, एनालिटिकल, ऑब्जेक्टिव, हर चीज़ को विश्लेषणात्मक दृष्टि से ये क्यों ऐसा क्यों करते हैं, ये जो है लेफ्ट और राइट ब्रेन दोनों मिलकर के पूरी बॉडी का एक अंग बनते हैं, दोनों मिलकर के एक साथ चलते हैं। कई बार क्या हो जाता है कि इन दोनों ब्रेन में डिसोसिएशन हो जाता है, इसकी वजह से बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, साइकोलॉजिकल, साइकेट्रिक डिसऑर्डर। इनके बीच में एक हमको ब्रिज बनाना पड़ेगा। आप देख रहे हैं इनके बीच में एक ब्रिज बनाना पड़ेगा। इट हैज टू बी ब्रिज्ड, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। Spiritual outlook in the corporate world, spiritual attitude is the most effective and preventive remedial measure against all kind of problem. अगर आप spiritual attitude अगर तैयार कर लें तो आपके जीवन में परिवर्तन आ जाए, क्रांति आ जाएगी। स्पिरिचुअल का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मंदिर जाइए, किसी गुरु बना लीजिए, आप अपने आप को गुरु बना लीजिए, अपने अंदर के स्व को, आत्मसत्ता को गुरु मान लीजिए और अपने आप से पूछिए, स्वाध्याय करिए और अपने आप में स्वाध्याय करके आप अपने गुणों को डेवलप करने की कला सीखिए। देखते देखते आपके जीवन को परिवर्तित होते हुए आप खुद देखेंगे। देखिए किस तरह से स्ट्रेस ओरिजिनेट होती है। ये जो है, ये आप जो देख रहे हैं, ये हमारा फेथ, ये स्पिरिचुअल फेथ, ये हमारा जो स्टेम है, ये हमारा माइंड है, ट्रंक, और ये जो पत्तियां हैं, ये पत्तियां जो है बॉडी की ब्रांचेस हैं। हम बीमार तो अंदर से होते हैं, फेथ से हमारा फेथ गड़बड़ा जाता है, उसकी वजह से हमारा मन गड़बड़ा जाता है, मन गड़बड़ाने से हमारा शरीर गड़बड़ा जाता है। हम इलाज तो शरीर का करते हैं पर अंतर जगत का नहीं करते, रूट्स का नहीं करते। रूट में आप पानी नहीं दोगे, रूट में आप खाद नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा। रूट्स को आप ठीक नहीं करते हो और आप अपने शरीर को, पत्तियों को आप पूरी तरह से पानी देते रहते हो, खाद पानी देते रहते हो। स्पिरिचुअलिटी एट वर्क प्लेस, वेस्टर्न व्यू पॉइंट। वेस्टर्न व्यू पॉइंट है क्रिएटिंग सेक्रेड स्पेस इन योर ऑफिस। आप अपने स्पेस में, ऑफिस में एक स्पेस निकालिए ऐसी जहाँ कुछ आप कर सकें, सेक्रेट वे में आप मेडिटेशन कर सकें, आप अलग से बैठ सकें। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR, एनवायरमेंटल अवेयरनेस के लिए आप काम करें, ये वर्क प्लेस से वेस्टर्न व्यू कहता है। योगा इन एडिशन टू एरोबिक्स, पिछले दिनों जैसे जैसे हमारे यहाँ योगा के बारे में अवेयरनेस बढ़ी है, योगा इन एडिशन टू अवेयरनेस एंड दी मेडिटेटिंग एट वर्क पे आप काम करते हैं तो आधा घंटा मेडिटेशन के लिए लगा लीजिए। कुछ नहीं, आप अपनी चेयर है, अपना काउच है, इसके ऊपर बैठ जाइए और थोड़े रिलैक्स हो जाइए 15 मिनट के लिए बस। मैं बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सैन जोसे, सैन फ्रांसिस्को, वहाँ मैं गया तो वहाँ मैंने देखा कि हर ऑफिस में एक एक फ्लोर पूरी की पूरी डिवोटेड है फॉर द जिम एंड एवरीथिंग एंड ऑल दोज थिंग, एंड देन आधी फ्लोर जो है वो मेडिटेशन सिखाती है पूरी पूरी, सिखाने के लिए लोग आते हैं। मेरे कार्यकर्ता, मेरे जिनको मैंने सिखाया वो वहाँ जाकर के सिखा के आते हैं कि कैसे मेडिटेशन करना। तो दे आर अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस, वहाँ पे लोग समझ रहे हैं इसको। हमारे देश में नहीं समझ, हमारे यहाँ हम वी आर किलिंग द पीपुल। हम अपने लोगों को रस्टिंग कर रहे हैं या हम उनको डिके की तरफ ले जा रहे हैं। इतना काम कि 40 साल में आदमी बूढ़ा हो जाता है, 40 साल में। और मैं थोड़ा ज़्यादा बोल गया, मैं 30 साल में आदमी बूढ़ा हो जाता है, इतना काम करता है दिन रात। 6 डेज नहीं, 7 डेज ए वीक, 8 to 10 hours, 12 hours काम करना। भले ही कमाई कितनी भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ये तरीका नहीं है कोई अपने जीवन को जीने का। इंडियन कल्चर कहती है, बहुत पहले कह गए, ये तो अभ्युदय निश्रेयस धर्म। धर्म क्या है? स्पिरिचुअल अटेनमेंट्स, मटेरियल प्रोग्रेस साथ साथ चलें। ट्रू फ्रेंड्स ऑलवेज गो हैंड इन हैंड, दोनों चीज़ साथ साथ चलें। अगर दोनों साथ साथ चलेंगे तो क्या होगा? एक वसुधैव कुटुंबकम का परिवार खड़ा होगा। दे आर नॉट ओनली थॉट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स बट ऑल्सो वेलफेयर ऑफ ईच एंड एवरीबडी इन द प्लेनेट, एंड दैट इज द वसुधैव कुटुंबकम। मित्रों, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणु पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी बीमारियों से रहित हों, निरामय, सभी भद्रता की ओर देखें, भद्राणी पश्यन्तु, और माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, हर एक के जीवन में से दुख निकले। ऐसी
ऋषियों की कल्पना थी, तो उन्होंने ये कल्पना करके इतना बड़ा संसार बनाया। हम लोग जो है होलिस्टिक लिविंग की तरफ चले हैं। होलिस्टिक लिविंग इनकम्पासेस हार्मोनियस वेलफेयर, सामंजस्य हो हमारे जीवन में, कलेक्टिव मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, समूह प्रबंधन। आप लोग सभी रोटरी में हैं, और रोटरी में आपको मैंने कई प्रयोग किए हैं। मसूरी रोटरी क्लब से जुड़ा हुआ हूँ मैं, और मैं वहाँ कई बार लेक्चर देने भी जाता हूँ। देहरादून रोटरी क्लब में जाता हूँ, ऋषिकेश रोटरी क्लब में जाता हूँ, रुड़की में भी जाता हूँ, और मैंने मुजफ्फरनगर तक भी होके आया हूँ, दिल्ली तक भी होके आया हूँ। मैंने कई बार उन लोगों को ये सलाह दी है कि आप लोग मिलते हो, इकट्ठे होते हो, तो कलेक्टिव मैनेजमेंट सीखो। आप कलेक्टिव मैनेजमेंट समाज का, हाउ वी कैन हेल्प सोसाइटी, प्रोग्रेस ऑफ द इंडिविजुअल, फैमिली एंड सोसाइटी। ये मेरा मिशन कर रहा है, गायत्री परिवार कर रहा है। व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण। व्यक्ति के भी निर्माण हो, परिवार का भी निर्माण हो, समाज का भी निर्माण हो। इसके लिए जितने प्रकार के मोर्चे खोले जा सकते हो वो खोले जाएं। गंगा की सफाई का प्रोजेक्ट है समाज निर्माण के लिए। विभिन्न प्रकार के और प्रोजेक्ट हैं जिसमें कि आप समाज के हर वर्ग को आप दे सकते हैं, साधन दे सकते हैं। आप कॉटेज इंडस्ट्रीज चालू करवा सकते हैं। बहुत बड़े बड़े प्रयोग मैंने मसूरी रोटरी क्लब के, हमारे डॉक्टर ठकराल हैं, मेरे डेंटिस्ट भी हैं और मेरे अच्छे मित्र भी हैं। हम दोनों ने मिलकर के बहुत सारे प्रयोग किए हैं, बहुत सारे प्रयोग, जिसमें कि पानी बचाना। मसूरी में क्या सबसे बड़ा नुकसान, पानी वहाँ रुकता नहीं है, पानी वहाँ बचता नहीं है। होटलों में सबसे ज़्यादा क्राइसिस इसी की है। उन होटलों में पानी बचाने के लिए हमने बहुत बड़ी अवेयरनेस प्रोग्राम चालू किया, और उसका नया फ़ायदा ये हुआ कि अब वहाँ पर वाटर सेविंग एक पॉलिसी बन गई, लोगों की स्ट्रेटजी बन गई कि हम किसी भी हालत में पानी नहीं वेस्ट करेंगे। लोग जो आते हैं उनको भी टीचिंग हो जाती है, जो रहते हैं होटलों में, करीब देखिए 2500 करीब होटल हैं देहरादून और मसूरी दोनों मिलाकर, और हरिद्वार और ऋषिकेश मिलाकर धर्मशालाएं, होटल वगैरह 3000 से ज़्यादा। तो आप कल्पना कर सकते हैं कितने ज़्यादा संगठन है, ये पानी नष्ट करेंगे तो पानी बचेगा कहाँ से। तो उनको हमने सिखाया हाउ टू सेव। उसके लिए हमने वो बनाए, स्टिकर्स बनाए, हमने क्लासेस ली, हमने उनको मोटिवेशन दिया, और उसका नतीजा ये हुआ कि वाटर सेविंग एक प्रकार की वो बन गई, हैबिट बन गई। न्यू एरा कॉर्पोरेट कल्चर, आज के कॉर्पोरेट कल्चर के समझ एकता, समता, ममता, शुचिता। एकता यूनिटी, यूनिफिकेशन, समता हार्मोनी, ममता केयर एंड कंपेशन ऑफ वर्क प्लेस, एंड द शुचिता पायसनेस एंड द प्योरिटी इन पर्सनैलिटी। ये हमको 4 चीज़ें डेवलप करनी पड़ेंगी। मैं आपको ये पावर पॉइंट दे जाऊंगा प्रेजेंटेशन, जाके आपके मैगजीन जो पब्लिश होती है उसमें अगर आप देना चाहें तो इसको आप उसमें दे सकते हैं, ताकि लोगों को ये याद रहे। स्पिरिचुअल क्वालिटीज हेल्पफुल फॉर कारपोरेट्स अगर प्रैक्टिस करना चाहें तो कुछ क्वालिटीज डेवलप कर सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस, रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ पोटेंशियल। मैन हैज इमेंस कैपेबिलिटी, टू मेक हिम अवेयर यू शुड ट्राई टू मेक सेल्फ अवेयरनेस प्रोग्राम। स्पॉन्टेनिटी, क्विक रिफ्लेक्सेस, आप खुद चाहेंगे कि आपके रिफ्लेक्सेस अच्छी हों, तुरंत काम करें, तुरंत आप काम करें, तुरंत रिस्पॉन्ड करें। बीइंग विजन एंड वैल्यू बेस्ड, विजन आपकी अच्छी होनी चाहिए, वैल्यूज के प्रति भी आपकी दृष्टि होनी चाहिए। विजनरी एटीट्यूड टुवर्ड्स फ्यूचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद पिन पॉइंटेड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन ऑन वैल्यूज। कंपेशन, सिंपैथी, एम्पैथी, कंसर्न फॉर अदर्स, दूसरों के लिए प्यार, दूसरों के लिए आत्मीयता। सेलिब्रेशन फॉर डाइवर्सिटी, सर्च यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी में यूनिटी, एकता ढूंढने की कोशिश करें। एक्सेप्ट एंड एम्ब्रेस अदर्स टू, दूसरों को भी एक्सेप्ट करिए। अगर रोटरी क्लब में एक लायंस क्लब का आदमी आ जाए तो उसकी अचीवमेंट पूछिए, और मैं आ जाऊं तो मेरी अचीवमेंट पूछिए। द वे यू विल इंट्रोड्यूस यूनिटी इन डाइवर्सिटी, gradually it will aid to the plus points of the organization. फील्ड इंडिपेंडेंस, हैव योर ओन से, डोंट फॉलो द क्राउड और मेजॉरिटी। अपने आप खुद का से एक रखिए जो आपने अपना बनाया। टेंडेंसी टू आस्क फंडामेंटल्स व्हाई, कांस्टेंट रीजनिंग, रैशनल थिंकिंग। व्हाई हमारे जीवन में से निकल गया है, हम पूछते नहीं किसी चीज़ के लिए। कैन वी डू समथिंग न्यू एंड हाउ, हम कैसे कर सकते हैं। एबिलिटी टू डिफरेंट, लर्निंग द एबिलिटी टू स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग ट्रेडिशनल। परंपरागत रूप से जो काम करते चले आ रहे हैं वो नहीं करना। परंपरागत रूप से तो हमारी माँ करवा चौथ भी करती थी, हमारी माँ ये करती है, वो करती है, सारे प्रोग्राम चलते रहते हैं, पर हम भी यही प्रोग्राम करते चले आए, तो फिर आप में और महिलाओं में क्या अंतर रह गया। इसलिए आप भी कोशिश करिए कि आप कुछ परंपरा से अलग हट के कोई काम करें। पॉजिटिव व्यूज ऑफ एडवर्सिटीज, योगीज आउटलुक, ह्यूमिलिटी, डेवलप बेसिक्स फॉर ऑल, सेल्फ क्रिटिसिज्म।
आपकी आलोचना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आलोचना सुनिए। बी मॉडेस्ट एंड हम्बल, सेंस ऑफ वोकेशन, सेल्फलेस सर्विस टू सोसाइटी एट लार्ज बिसाइड्स योर सिस्टम। ये आप समझने की कोशिश करें। प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, अज्ञान अशक्ति अभाव से मुक्ति। गायत्री मंत्र के 3 चरण हैं। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् तत्सवितुर्वरेण्यम। तत्सवितुर्वरेण्यम हमें अज्ञान से दूर हटाता है, भर्गो देवस्य धीमहि हमें अशक्ति से दूर हटाता है, धियो यो न प्रचोदयात् हमें अभाव से दूर हटाता है। तो ये हमारे मेजर कॉजेज ऑफ मिजरीज हैं, हमारे अज्ञान अभाव शक्ति, 3 हमारे दुख के 3 कारण हैं। उपासना, साधना, आराधना। आप लोगों को एक वर्ड याद रहेगा, यूएसए याद रहेगा आपको, यूएसए। उपासना, यू से उपासना, एस से साधना और ए से आराधना। उपासना यानी परमात्मा के पास बैठना, साधना यानी अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेना, इंद्रिय संयम, समय संयम, विचार संयम, अर्थ संयम, इसके माध्यम से अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेना। और आराधना मतलब समाज की सेवा, समाज के लिए हम प्रोजेक्ट चलाएंगे। आप आराधना तो खूब करते हैं, आप समाज सेवा बहुत करते हैं, पर आप उपासना साधना नहीं करते। उसको करके अपनी एनर्जी बढ़ाइए, ऑर्गेनाइज करिए अपने आप। ए यूनिक मॉडल ऑफ स्पिरिचुअल मैनेजमेंट विच वी हैव मेड इज शांति कुंज। मैं आपको दिखा रहा हूँ, बेस्ड ऑन फैमिली मॉडल। करीब करीब 2000 लोग वहाँ परमानेंटली रहते हैं, और वहाँ जो उस सिस्टम में हम लोगों ने अपने आप को डेवलप किया है, अपने गुरुदेव के द्वारा स्थापित मॉडल को डेवलप किया। 1971 में शांति कुंज एस्टेब्लिश हुआ था। उसके पहले गुरुदेव मथुरा में थे, वहाँ मैंने मथुरा में प्रयोग किया था और यहाँ आकर के प्रयोग किया। देखते देखते बड़ा होता चला गया और आज इतना बड़ा सिस्टम बन गया है जिसमें कि लगभग 10,000 आदमी रोज खाना खाते हैं वहाँ पर, और किसी के लिए चार्ज नहीं लिया जाता, किसी के लिए पैसे नहीं लिए जाते, किसी के लिए किराया नहीं, किसी से किराया नहीं लिया जाता। अभी ये जब सीज़न आता है, इस सीज़न में बहुत सारे लोग इसके लिए जाते हैं, श्राद्ध तर्पण के लिए जाते हैं, उसमें भी बहुत लोग आते हैं। किसी से हम नहीं मांगते, पर उसका बदले में हमको मिलता है। हम नहीं मांगते, उसके बदले में हमको समाज देता है पूरा का पूरा। अभी सीज़न आया हुआ है बद्रीनाथ केदारनाथ का, बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग आते हैं, कहीं जगह नहीं मिलती, सारी धर्मशालाएं बुकड हैं। बोले हम ज़्यादा पैसे देने को तैयार हैं। हम कहते हैं हमें पैसे की ज़रूरत नहीं, आप हमारे यहाँ थोड़ी ठहर जाइए। हमने जगह बना रखी काफ़ी लोगों की। ये हमारा सेंटर है, ये पूरा का पूरा। इधर हिमालय है, नीचे गंगा है, और इस तरफ शांति कुंज है पूरा का पूरा। ये पूरा सेंटर जो है ये इट कैन हाउस 10,000 to 15,000 पर्सनस। इसके अलावा हमारी यूनिवर्सिटी है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये शांति कुंज के विभिन्न दृश्य हैं जो आप देख रहे हैं ऊपर। ये पूरा के पूरा सारा शांति कुंज, फ्रंट व्यू, इधर का व्यू। और उसके बाद फिर आप देखेंगे ब्रह्मचर्य रिसर्च सेंटर, जहाँ मैंने अपना काम शुरू किया था 77 में आकर। यहाँ से रिसर्च हुई और रिसर्च होने के बाद यज्ञोपैथी के ऊपर एक शोध हुई, और विभिन्न प्रकार के वैदिक सिस्टम जितने भी हैं उन सब के ऊपर। एंड बेसिकली नाउ वी आर डूइंग रिसर्च ऑन द इंडियन कल्चर, वेरियस एस्पेक्ट। दिस इज़ माई यूनिवर्सिटी, देव संस्कृत यूनिवर्सिटी एट हरिद्वार। ये एक ऐसा प्रयोग है जिसमें कि हम लोग बहुत सारे बच्चों को, युवाओं को डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन के माध्यम से DIYA के माध्यम से हम नया कंसेप्ट दे रहे हैं जीवन का। और अभी तक हम निकाल चुके हैं लगभग करीब आप कह सकते हैं 60-70 हज़ार स्टूडेंट्स निकाल चुके हैं, जिन्होंने जाकर समाज में एक रिवॉल्यूशन पैदा की है, जो अच्छे गृहस्थ बने, अच्छे कार्यकर्ता बने और अच्छे ऑफिसर बने, सोसाइटी के अच्छे सिटीजन बने। ये जो आप देख रहे हैं ये भी यूनिवर्सिटी का एक पार्ट है पूरा का पूरा, आप जो देख रहे हैं। और ये जो है ये हमारा मंदिर है बीच में, महाकाल का मंदिर, ये इसको आप देख सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी का एक पूरा हिस्सा है। ये हमारे गुरुदेव की समाधि, गुरुदेव और माता जी की समाधि है वाली। और सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा, सजल श्रद्धा माता जी की, प्रखर प्रज्ञा परम पूज्य गुरुदेव की। परम पूज्य गुरुदेव ने 1990 में शरीर छोड़ा, वंदनीय माता जी ने 94 में शरीर छोड़ा। उसके बाद उनको वहीं अग्नि दे गई, क्योंकि गुरुदेव ने स्वयं वो बनवाया था अपने सामने इसको, समाधि को, और कहा था हमको यहीं अग्नि देना, हमको बाहर नहीं। तो यहीं पर गुरुदेव को, माता जी को हमने अग्नि दी है। गुरुदेव माता जी हमारे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी, ये दोनों हमारे मेंटर हैं, मास्टर हैं। हम लोगों को मार्गदर्शन देने वाले। 15 करोड़ से ज़्यादा व्यक्ति गायत्री परिवार में हैं, जो सारे विश्व में फैले हुए हैं, और वो काम कर रहे हैं इसके ऊपर। फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड, लास्ट 2 स्लाइड्स। द वर्ल्ड इज गेटिंग रेडी फॉर ए बिग चेंज, द वर्ल्ड इज गेटिंग रेडी फॉर ए बिग चेंज। विल यू पार्टिसिपेट? द वर्क विच इंडिया हैज़ टू डू फॉर ह्यूमैनिटी
is a work with no other nation can accomplish. Shri Aurobindo ने कहा है, the spiritualization of the whole globe is the most important necessity today. Spiritualization of the whole globe. पूरे विश्व का, पूरे समाज का, पूरे प्लेनेट का आध्यात्मिकरण होना जरूरी है. Who will do it? The world will do. World will be waiting for you and getting ready for a big change. Will you participate in it? मैं आप सबको मंगल कामनाएं देता हूँ कि आपने इसको धैर्य के साथ देखा. थोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ मैं साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बारे में. साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी आर टू फैकल्टीज अपोजिट. एक कहानी सुनाता हूँ आपको, उसके बाद खत्म कर दूंगा. विज्ञान और अध्यात्म दो जो हैं ये एक दूसरे के मित्र थे. विज्ञान जो है वो एक अंधे आदमी के रूप में था और अध्यात्म जो है पंग व्यक्ति के रूप में था, जिसकी पैरों में बैसाखी लगी हुई थी. अध्यात्म जो है उसने, या लंगड़ा व्यक्ति जो था उसने, और दोनों ने मित्रता कर ली कि दोनों हम साथ साथ रहेंगे इस गांव में. उस गांव में आग लग गई, एक दिन का आग लग गई, और उस आग लगने से क्या हुआ, दोनों घिर गए आपस में. दोनों घिर गए, दोनों निकलने की कोशिश करने लगे. जो चल नहीं पाता था वो कैसे चलता, जो देख नहीं पाता था कैसे देखता, वो तो महसूस कर रहा था तपन को. उसने पूछा उससे कि तुम मेरी मदद कर सकते हो. इसने कहा मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुम मेरी मदद करो. उसने कहा तुम्हारी आंखें हैं तो तुम मुझे अपनी कंधों पे बिठा लो. मेरे पास जो आंखें हैं उनकी मदद से मैं तुमको बताऊंगा कहाँ चलना है. तुम चल सकते हो, मैं चल नहीं सकता. तुम चल सकते हो तो तुम बाएं मुड़ो दाएं मुड़ो, ये मैं बताता रहूँगा और तुम निकल जाना धूप इसमें आग में से. ऐसा ही हुआ. दोनों ने एक दूसरे की मदद की और दोनों एक दूसरे को निकाल के ले गए, बाहर चले गए. मित्रों, आज समाज में आग लगी है पूरी तरह से. ऐसी आग लगी है कि आस्था संकट बहुत खतरनाक ढंग से फैला हुआ है चारों तरफ. आदमी परेशान है, अशांत है. ऐसे में उसको ज़रूरत है इस आग से निकलने की, बाहर आने की. तो उसको अपने विज्ञान और अध्यात्म को मिला करके साथ चलना पड़ेगा. विज्ञान और अध्यात्म यदि दोनों मिल गए तो मित्रों एक नया समाज पैदा होगा, एक नया जमाना आएगा, नया संसार बनेगा, नया इंसान बनेगा. कोई भी प्रश्न हो?